नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आदमपुर सीट पर बीजेपी के भव्य बिश्नोई जीते, कांग्रेस दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी और इनेलो समेत 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। उन्हें 15,714 वोटों से जीत मिली है। भव्य पूर्व सीएम भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी से हैं जो चुनाव लड़े। वहीं इस चुनाव में भाजपा के बाद सिर्फ कांग्रेस ही जमानत बचा सकी है। आम आदमी पार्टी के सतेंद्र सिंह और इनेलो के कोडाराम समेत 20 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3,420 और कोडाराम को 5,248 वोट मिले। आदमपुर में कुल 1,31,523 वोट पड़े थे। इसमें से जमानत बचाने के लिए 21,911 वोट लेने जरूरी थे। वहीं कांग्रेस हर राउंड में भाजपा की भव्य बिश्नोई से पिछड़ती चली गई। यह देख 9वें राउंड के बाद ही कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश मतगणना केंद्र से निकल गए। आम आदमी पार्टी के सतेंद्र को भी पता चल गया था कि उनके यहाँ हार जीत तो दूर, मुकाबले से भी बाहर रहने के हालात हैं, इसलिए वह भी इससे पहले मतगणना केंद्र से घर निकल गए। भाजपा से भव्य बिश्नोई को 67,492 वोट मिले। जयप्रकाश यानी कांग्रेस को 51,752, इनेलो के कोडाराम को 5,248, आम आदमी पार्टी के सतेंद्र को 3,420 व अन्य प्रत्याशियों को 500 से भी कम वोट मिले। दुष्यंत नहीं, अब भव्य बिश्नोई सबसे यंग विधायक। आदमपुर जीत के बाद सीएम खट्टर बोले, हरियाणा विधानसभा में हम 41 हो गए। आदमपुर उपचुनाव की जीत के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने जीत के लिए आदमपुर की जनता का आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अब दुष्यंत नहीं, भव्य सबसे यंग विधायक है। भव्य की उम्र 29 और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की उम्र 34 साल की है। अभी तक दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा विधानसभा में सबसे यंग विधायक थे। उनके जीतने के साथ ही विधानसभा में अब हमारी संख्या 41 पहुंच गई है, जबकि कांग्रेस की 1 कम हो गई है। दिग्गजों के लिए आदमपुर हार जीत के मायने। हरियाणा सीएम खट्टर ने लीडरशिप साबित की तो हुड्डा कमजोर साबित हुए। आप और इनेलो फेल। आदमपुर उपचुनाव की हार जीत के दिग्गजों के लिए कई मायने हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को जिताकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी लीडरशिप को 2024 से पहले ही साबित कर दिया है। वहीं कांग्रेस की हार से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कमजोर साबित हुए। आम आदमी पार्टी यानी आपको इससे झटका लगा है, क्योंकि वे कोई चमत्कार दिखाने से दूर, मुकाबले में भी नहीं आ सके। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के लिए आदमपुर का परिणाम हरियाणा में उनके राजनीतिक दौर खत्म होने का संकेत दे रहा है। यह भी साफ किया कि इलाहाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत उनकी या इनेलो की नहीं, बल्कि किसान आंदोलन के समर्थन की वजह से थी। हरियाणा सरकार रिश्वत पैसे का खुद करेगी इंतजाम। ट्रैप मनी के लिए 1 करोड़ रुपए का बनेगा फंड। विजिलेंस का प्रस्ताव मंजूर। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ी पहल शुरू करने जा रही है। रिश्वत की मांग करने वाले सरकारी अधिकारियों को पकड़वाने के लिए ट्रैप मनी के रूप में 1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनेगा। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में अभी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पीड़ित के द्वारा ही रिश्वत के पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। कई बार पीड़ित के पास पैसा नहीं होने पर विजिलेंस को अधिकारियों को ट्रैप करने में परेशानी होती है। ट्रैप मनी फंड बनने के बाद रिश्वत के पैसे के लिए पीड़ित को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हरियाणा में 2 साल बाद फिर से पौध गिरी। 22 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा पौधा, देख रेख के 50 रुपए मिलेंगे। हरियाणा में कोरोना काल के 2 साल बाद फिर से पौध गिरी योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौध दी जाएगी। साथ ही 3 साल तक देखरेख के लिए हर साल 50 रुपए का भुगतान भी सरकार की ओर से किया जाएगा। राज्य को हरा भरा करने के लिए 20 एरिया को वन क्षेत्र बनाने का लक्ष्य फिक्स किया गया है। हरियाणा देश का छोटा सा प्रदेश है। आबादी के साथ ही क्षेत्रफल के हिसाब से भी छोटा राज्य है। यही कारण है कि यहाँ केवल 3.5% वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र से बाहर वृक्षों की बात की जाए तो वह भी केवल 3.2% ही है। कुल मिलाकर लगभग 6.7% वन क्षेत्र माना जा सकता है। हरियाणा में पौधगिरी की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह सीधी सी है कि पौधगिरी के साथ साथ वृक्षों की सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत स्कूली बच्चों को पौधों की अहमियत बताई जाती है। साथ ही उन्हें पौधों को परिवार के सदस्य की तरह पालने का भी मौका मिलता है। इससे उनका पेड़ पौधों के प्रति लगाव बढ़ता है, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने उपचुनाव में हार का सिलसिला तोड़ा। भव्य बिश्नोई ने विरासती गढ़ बचाया। कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबी तो वहीं आम आदमी पार्टी को लोगों ने नकारा। हिसार की आदमपुर सीट पर भाजपा का कमल खिल गया है। 54 साल के इतिहास में पहली बार भाजपा ने यह सीट जीती है। पिछले 3 साल में लगातार 2 उपचुनाव हार चुकी बीजेपी ने इस सिलसिले को तोड़ दिया है। वहीं भजनलाल का परिवार अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहा। भव्य की जीत में जितना भजनलाल परिवार का राजनीतिक रसूख काम आया, उससे कहीं ज्यादा जातीय समीकरण और भाजपा की शानदार रणनीति काम आई। कांग्रेस को गुटबाजी ले डूबी। वहीं दूसरे नंबर पर
आई कांग्रेस को हरियाणा के सभी नेताओं का साथ नहीं मिला। सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा यह प्रचार के लिए पहुंचे। दूसरे गुट की कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की प्रचार से दूरी रही, जिसकी वजह से कांग्रेस यह सीट हार गई। आम आदमी पार्टी यानी आप और इनेलो की राजनीति को आदमपुर के लोगों ने नकार दिया। भावे की जीत पर अंतिम मुहर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की आदमपुर की रैली ने लगा दी, जब सीएम ने पूर्व सीएम भजनलाल की शान में कसीदे पढ़े और आदमपुर की जनता को 2005 में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा दिया गया जख्मों को याद दिला दिया। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा भजनलाल को साइडलाइन करके सीएम बन गए थे। हरियाणा सीईटी 2022 अपडेट। सुव्यवस्थित व सुचारू ढंग से संपन्न हुई सीईटी परीक्षा। 2 दिनों में 4 शिफ्टों में लगभग 7,53,000 उम्मीदवारों ने दी यह परीक्षा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष श्री भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी सुव्यवस्थित व सुचारू ढंग से संपन्न हो गई है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार व उसके पूरे अमले तथा जिला प्रशासन का धन्यवाद जताया है। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया और कहा कि राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की थी, जो सराहनीय कदम रहा। भोपाल सिंह ने कहा कि इस परीक्षा के लिए कुल 11,36,897 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था। एनटीए और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अवलोकन के बाद 10,78,864 आवेदन सही पाए गए और 58,033 आवेदन डबल या अधूरे होने के कारण रद्द कर दिए गए। 10,78,864 आवेदकों में से कुल 9,52,408 उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए। इन डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्रों के आधार पर एनटीए ने 4 चरणों में 5 और 6 नवंबर को परीक्षा आयोजित की गई। भोपाल सिंह ने बताया कि 2 दिनों तक हुई इस परीक्षा में 4 शिफ्टों में लगभग 7,53,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत लगभग 70% रहा। उन्होंने इस बात की भी खुशी जाहिर की कि किसी भी जिले या फिर स्थान से कोई नकल या अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। आदमपुर उपचुनाव अपडेट। कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा, बोले जयप्रकाश की हार नहीं। आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज भजनलाल परिवार के साथ आदमपुर की जनता से 54 साल के रिश्ते की जीत हुई है। यह चुनाव जयप्रकाश का नहीं बल्कि हुड्डा का था। उन्होंने अपने नाम पर वोट मांगे थे। 20 दिन बाबू और बेटा यहीं पर पड़े रहे। यह हार जयप्रकाश की नहीं, हुड्डा की है। वहीं उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि आदमपुर की जनता ने हरियाणा के पप्पू को भी हार का रास्ता दिखाया है। कपाल मोचन मेला। तीसरे दिन श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ा, सरोवरों में लगाई डुबकी। देश के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक तीर्थ स्थल यमुनानगर के कपाल मोचन में चल रहे 5 दिवसीय मेले में तीसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को मेले के तीसरे दिन करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने पहुंचकर तीर्थ स्थल स्थित कपाल मोचन, ऋण मोचन व सूरजकुंड सरोवरों में स्नान कर पुण्य कमाया। मौके पर श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। तीनों सरोवरों पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए। तीर्थ स्थल पर स्थित सूरजकुंड सरोवर में स्नान करने श्रद्धालु गोद भराई की कामना करते हैं। उन्हें विश्वास है कि यह मन्नत मांगने से पूर्ण होती है। महंत पूर्णानंद ने बताया कि मान्यता है कि पांडवों के जन्म से पूर्व कुंती ने सूर्यदेव से पुत्र कर्ण की प्राप्ति के लिए यहाँ कठोर तप किया था। इसी तप से उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई थी। तभी से मेले में आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर आकर पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। माना जाता है कि सूरजकुंड सरोवर के तट पर खड़े कदम के पेड़ पर लगने वाले फल को अगर विवाहिता की गोद में डाला जाए तो उसकी गोद भर जाती है। T20 वर्ल्ड कप 2022 अपडेट। सेमीफाइनल के लिए फाइनल हुई 4 टीमें। इस दिन होंगे मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमों का नाम फाइनल हो गया है। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम, जबकि ग्रुप बी से इंडिया और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची हैं। अब इन चारों टीमों के लिए फाइनल में पहुंचने की जंग जारी होगी और किसके सिर पर वर्ल्ड कप की जीत का सेहरा बंधेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करें पहले सेमीफाइनल मुकाबले की तो यह मैच 9 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। वहीं वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 13 नवंबर को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान 9 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा, तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल भारत बनाम इंग्लैंड 10 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में खेला जाएगा। हरियाणा में अब ठंड देने जा रही दस्तक। पहाड़ी क्षेत्रों से ठंडी हवाएं चलने से बदलेगा मौसम का मिजाज। कुछ दिनों से मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। रात में राज्य का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इससे तापमान में भी अब और अधिक गिरावट आने की संभावना बन रही है, यानी कि अब ठंड दस्तक देने जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से हरियाणा राज्य में 9 नवंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तन
परिवर्तनशील रहने की संभावना बन रही है। इस दौरान उत्तर पूर्वी हवाएं चलने से ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई तथा उत्तरी हरियाणा में 7 नवंबर रात्रि व 8 नवंबर को 1 से 2 स्थानों पर गरज व चमक व तेज हवाएं भी चलने की संभावना बन रही है। इसके बाद 10 नवंबर से हवाओं की दिशा में भी बदलाव संभावित है, जो कि उत्तर पूर्वी से उत्तर पश्चिमी होने के आसार हैं, जिससे पहाड़ों की तरफ से ठंडी हवाएं चलने से रात्रि के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही बढ़ता वायु प्रदूषण भी लोगों के लिए काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा है। आदमपुर उपचुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त, नहीं चला केजरीवाल का जादू। 2024 में हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने का सपना संजोए आम आदमी पार्टी को आदमपुर उपचुनाव में जोर का झटका लगा है। यहाँ की जनता पर आम आदमी पार्टी का जादू नहीं चल पाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान लोगों को विश्वास जीतने में नाकाम रहे। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गए सतेंद्र सिंह की जमानत भी नहीं बच पाई। 2019 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 90 में से 46 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन सबकी जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को सिर्फ 0.48% वोट मिले थे। अनेक उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले। साल 2014 का विधानसभा चुनाव आपने नहीं लड़ा था। 2014 व 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी लड़ चुकी है, लेकिन उम्मीदवारों की हालत पतली रही थी। प्रदेश में धरातल तक पार्टी का संगठन न होना भी आम आदमी पार्टी व इस उपचुनाव में हार का बड़ा कारण रहा। पार्टी के पास प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो अपने बूते पर आपको जिताने की स्थिति में ला सके। आदमपुर उपचुनाव में आपको केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का ही सहारा था, जिसकी हवा जनता ने निकाल दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन जनता का साथ नहीं मिला। सीजेआई यूयू ललित का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन। ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुना सकते हैं फैसला। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बनेंगे 50वें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर को पूरा हो रहा है। कार्यकाल के आखिरी दिन वे ईडब्ल्यूएस कोटा केस में फैसला सुनाएंगे। सीजेआई ललित फैसला सुनाने वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अध्यक्ष होंगे। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल होंगे, जिन्हें 50वें सीजेआई के तौर पर 10 नवंबर से कार्यभार संभालना है। वे 9 नवंबर को शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस ललित महज 74 दिनों के लिए सीजेआई बने। जस्टिस चंद्रचूड़ बेबाक फैसलों के लिए चर्चित है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक यानी 2 साल का होगा। वायुसेना, नौसेना, बैंक, एजुकेशन, इनमें से किसी भी फील्ड में आप सरकारी नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगले 1 महीने में आपको कई सुनहरे मौके मिलने वाले हैं। न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने भी करीब 9 विभागों में बम्पर वैकेंसी निकाली है। खास बात यह है कि इस नौकरी के लिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 3531, इंडियन नेवी में 212, राजस्थान शिक्षा विभाग में 93,147, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 59, IBPS में 710, कर्मचारी चयन आयोग में 17,000, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 286, SBI में 1422 पदों के साथ ही इंडियन एयरफोर्स में अग्निपथ योजना के तहत ये भर्तियां की जाएंगी, जिसमें सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को हर महीने 21,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सैलरी दी जाएगी। 7 नवंबर से महंगी होने वाली हैं टाटा की गाड़ियां। कंपनी ने कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इस साल चौथी बार बढ़ा है दाम। टाटा मोटर्स की कारें खरीदना अब और महंगा होने वाला है। कंपनी ने बताया कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी करने जा रही है। ये बढ़ी हुई कीमतें 7 नवंबर से लागू हो जाएंगी। टाटा के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सफारी, हैरियर, अल्ट्रोज, नेक्सन, टियागो और टिगोर जैसी कारें आती है। ये इस साल में चौथी बार है जब टाटा मोटर्स ने गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं। हालांकि कीमतें कितनी बढ़ेंगी यह वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से तय है, यानी कि सभी गाड़ियों की कीमतों में अलग अलग बढ़ोतरी होगी। टाटा मोटर्स ने इससे पहले लागत बढ़ने के चलते जुलाई में भी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। टाटा मोटर्स ने सितंबर महीने के आखिर में अपनी लोकप्रिय हैचबैक टाटा टियागो का ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वेरिएंट लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती कीमत 8,49,000 रुपए है। ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। इस ईवी में सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWP हिंदी न्यूज। नमस्कार।